बेटे चैप्टर 2 हमने शुरू किया था थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें यूनिट 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने स्टार्ट किया हुआ है। और अगर आप मॉड्यूल के एंगल से देखेंगे तो हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं बेटे। मीनिंग ऑफ डिमांड ये टॉपिक मैंने करवा दिया था आपको। व्हाट डिटरमाइंस डिमांड ये लास्ट क्लास में हमने आई थिंक पढ़ा था, और इसमें से कुछ कुछ टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। इनकम वाला हो गया था, इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने कर लिया था, फिर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन हो गया था। अदर फैक्टर से हमें स्टार्ट करना है इसे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिमांड के ऊपर किन किन बातों का इफेक्ट आ सकता है, यानी किन बातों के चेंज होने से डिमांड चेंज हो सकती है, जिसमें मैंने आपसे लगभग 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। एक मैंने आपसे ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात की थी, दूसरा मैंने आपसे बात की थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में, फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर के बारे में हमने बात की थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में हमने बात की थी, जिसमें मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट चारों बताए थे। उसके बाद हमने कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन की बात की, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाले हैं क्या, सप्लाई अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, है ना, इनकम कैसी होगी फ्यूचर में, ये सारी बातें। अब कुछ अदर फैक्टर्स हैं। मेन क्वेश्चन जो पॉइंट हमने पढ़ लिए वहां से बनते हैं बेटे, बट फिर भी बाकी के फैक्टर तो कवर करना ही है। देखो, अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, साइज ऑफ पॉपुलेशन। Generally, larger the size of population of a country or region, larger would be the number of buyer and quantity demanded. इसमें सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, आप चाहो तो नोटबुक में लिख लेना, मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड, लेस पॉपुलेशन लेस डिमांड। बस इतनी सी बात याद कर लेना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बुक में लिख लो चाहे, मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड और लेस पॉपुलेशन लेस डिमांड। चाहे नोटबुक में लिख लेना जहां मैं पहले लिखवा रहा था, चाहे यही बुक में लिख लेना, जैसे आपको ठीक लगे। सिंपल सी बात है बेटे, डिमांड करता कौन है? लोग होंगे तभी तो डिमांड होगी ना, लोग ही नहीं तो डिमांड कहां से होगी? तो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड, जितने कम लोग उतनी कम डिमांड हो जाएगी। ठीक है, लिखते रहो बस। इसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें किस किस एज के कितने लोग हैं। तो एज वाइज पर्सन्स की डिमांड चेंज होती है क्या? अगर बूढ़े लोग होंगे तो दवाइयां, है ना, चश्मे, नकली दांत, इस तरह की चीजें हो सकता है डिमांड ज्यादा हो। बच्चे होंगे तो खिलौने विलौने की इंडस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा चल रही होंगी, है ना। तो फिर लार्जर पॉपुलेशन portion of people belong to the older age group relative to younger one, there will be increased demand for, मतलब ये किस तरह की सर्विस है, कह रहे वॉकिंग स्टिक्स, है ना, चश्मे, मतलब। तो इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारी पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा डिमांड कैसे होने वाली है। बच्चे ज्यादा हैं तो उसके हिसाब से डिमांड होगी, बूढ़े ज्यादा हैं उसके हिसाब से डिमांड ज्यादा होगी, यंग ज्यादा तो डिमांड उसके हिसाब से ज्यादा होगी। एग्जाम के लिए कोई बहुत रेलिवेंट सा इसके अंदर बात है वो है नहीं। समझ आ रहा है? आप इसको कैसे लिख सकते हो? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में किस तरह के लोग हैं इस बात पे भी डिपेंड करती है डिमांड कैसी होने वाली है। इसके बाद जो सी पॉइंट है, लेवल ऑफ इनकम और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको कैसे समझना है, अगर लेवल ऑफ नेशनल इनकम ज्यादा है तो डिमांड कैसी होगी? ज्यादा। सीधी सी बात है, पैसा होगा तो डिमांड होगी। और अगर बेटे लेवल ऑफ नेशनल इनकम कम है
तो डिमांड भी कैसी होगी बेटे, कम होगी। दूसरी बात, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो बातें नोट करना, एक लिखना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सही वर्ड वैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लिख लेना इक्विटेबल, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मुझे बताओ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? रिच और पुअर में गैप ज्यादा है, सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास है और बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटे लगभग सबके पास पैसा है, रिच पुअर का गैप कैसा है, कम, तो सब लोग डिमांड कर पाएंगे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना मोर डिमांड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है तो डिमांड ज्यादा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है तो लेस डिमांड होती है। आ रही है बात समझ में बेटे? अब ये क्यों होता है ये मैं सिखा देता हूं आपको। देखो लेवल ऑफ इनकम वाली बात तो सीधे सीधे समझ आ ही रही होगी कि लोगों पे पैसा होएगा, एक कंट्री है रिच कंट्री है, लोगों के पास खूब पैसा है, तो डिमांड कैसी हो रही होगी वहां, ज्यादा। और अगर पुअर इनकम वाली कंट्री है तो डिमांड कैसी होगी, कम। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर हम खर्चा और सेविंग का रेशो देखें तो अमीर लोग ज्यादा खर्चा करते हैं या गरीब लोग ज्यादा खर्चा करते हैं? अमीर लोग कम खर्चा करते हैं, गरीब लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। सेविंग और खर्चे की बात कर रहा हूं बेटे। मान लो एक बंदा जिसकी इनकम महीने की 10,000 है, वो कितना पैसा खर्च करता होगा? उसमें से लगभग सारा पैसा खर्च हो जाता होगा, काम मुश्किल से चलता होगा। मान लेते हैं उसने 9,000 खर्चा किया, एक्सपेंस किया, और सेविंग किया कितना बेटे, 1,000। यही बात है। लेकिन जिस बंदे की इनकम 10 लाख है वो 9 लाख का खर्चा कर रहा होगा क्या? हो सकता है उसने 6 लाख खर्चा किया हो और 4 लाख क्या कर लिया उसने, सेविंग कर ली। तो उसकी सेविंग ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि जो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसकी खर्चा करने जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है एक अमाउंट के बाद। उसके बाद वो पैसे का क्या करता है, फिर सेविंग करना स्टार्ट करता है। समझ पा रहे हो? तो देखो यहां level of national income is crucial determinant of market demand. Higher the national income, higher will be the demand for all normal goods and services. तो सिंपल बात समझ में आ रही है? The wealth of a country may be unevenly distributed so that there are a very few rich people with the majority is very poor. तो ये जो इसने लाइन लिखी है ना, wealth of a country unevenly distribute है, तो इसने इसको क्या लिखा है बेटे, ये unequal distribution की बात कर रहा है। ये इसने लिखा ना वेल्थ ऑफ ए कंट्री में बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते तो क्या लिखते, इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल, यानी सबके पास सही पैसा नहीं है, रिच पुअर का गैप कैसा है, ज्यादा। तो दो चीजें होती है बेटे, एक होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या फर्क होता है बेटे दोनों में? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, मेरे पास जो पैसा आएगा उसमें से कितना पैसा मैं खर्च करूंगा। मैंने बोला 70% खर्च करूंगा, तो प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया, 30% हो गया। जो कह रहा है अंडर सच कंडीशन, कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है बेटे, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसी होगी, लेस होगी, क्योंकि पुअर के पास पैसा है नहीं, रिच के पास पैसा है, वो कंजम्पशन कम करता है, सेविंग क्या करता है, ज्यादा करता है। Because the propensity to consume of the rich people is less than the propensity to consume of poor people. ये बात समझ में आ रही है आपको? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि अमीर कम खर्चा करते हैं, गरीब ज्यादा खर्चा करते हैं। हम टोटल इनकम में से खर्चे के हिस्से की बात कर रहे हैं। मान लो कोई कमाता है महीने के 6,000 है, कितना खर्चा कर रहा होगा? सर सारा ही खर्चा हो जाएगा, उधार बेच लेना पड़ जाए, है कि नहीं? और जो महीने के 50 लाख कमाता होगा वो पूरा 50 खर्चा नहीं करता होगा, उसकी सेविंग बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर से। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स कैसे हो जाती है, लेस हो जाती है बेटे। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता तो क्या हो जाता, तो डिमांड ज्यादा होती। ये सारा कुछ पढ़ लेना, आपको याद बस ये, एक तो ये लिख लेना लेवल ऑफ नेशनल इनकम हाई है तो डिमांड ज्यादा, कम है तो कम, और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है
तो डिमांड ज्यादा, अनइक्वल तो डिमांड कम। बस ये बातें लिख लोगे तो पूरा पैराग्राफ आपको रीड करने की लोड पड़ेगी नहीं बेटे। वैसे दो बातें अलग जो मैंने बाहर लिखी थी पहले, बस उतनी लिख लो, उसी से आपका काम हो गया। ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बात लिखोगे बेटे यहां से? डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो मोर डिमांड, अनइक्वल है तो लेस डिमांड। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, पेपर में ये पूछ लिया अगर रिच पर्सन की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होती है कि प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होती है? सेविंग वाली ज्यादा होती है। और इसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, ये जैसे अगर आज आपको एक टीवी खरीदना है बेटे, तो मान लो फॉर एग्जांपल 80,000 रुपए का टीवी है, तो जो एक आम आदमी होगा उसके लिए 80,000 रुपए निकालना, देखो थोड़ा ऐसा बहुत मजाक की बात नहीं, चलो जी निकाले 80,000 टीवी ले आए, लेकिन उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसको बोलते हैं हर महीने 3,000 कटेंगे, टीवी आपको दे देंगे, ले लेगा क्या? आसान हो गया कि नहीं हो गया उसके लिए? तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि लोन मार्केट में गुड्स के लिए अवेलेबल होता है कि नहीं होता। अगर लोन अवेलेबल हो जाएगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो डिमांड कम, इंटरेस्ट रेट कम है तो डिमांड ज्यादा होगी बेटे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी इंड्यूसेस पीपल टू परचेज मोर देन व्हाट देयर करंट इनकम परमिट देम। उनके पास जो पैसा, अगर ये लोन का सिस्टम बंद हो जाए तो मार्केट में डिमांड कितनी कम हो जाएंगी बेटे? जितने भी बालक ये नौकरी कर रहे होते हैं, बीबीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, 50, 60, 70,000, 80,000 की नौकरी कर रहे हैं, इन सब की जिंदगी क्रेडिट कार्ड पे तो चल रही होती है कि हर महीने किस्तें भरते रहेंगे, बस थोड़ा 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 पैसा निकलता रहे। वरना 50, 60,000, 70,000 में आजकल आता क्या है? कैसे काम करेंगे बच्चे? ठीक है ना? तो credit facility mostly determine the demand for investment and for durable goods which are expensive and require bulk payment the time of purchase। और लो इंटरेस्ट रेट होगा तो भी डिमांड ज्यादा होगी। कर लोगे बेटे ये पॉइंट? सिंपल सा ही पॉइंट है बिल्कुल। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्सेशन सब्सिडी की बातें आती हैं बेटे। अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा देगी तो, गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाएगी तो चीजें महंगी हो जाएंगी, डिमांड कैसी हो जाएगी? कम। देखो यहां से अंडरलाइन करना, while taxes increases price and decrease the quantity demanded, subsidies decrease the price and increase the quantity demanded। टैक्स लगेगा तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, सब्सिडी मिलेगी प्राइस कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। आ रही है बात समझ में बेटे? आपको मैंने दो तरीके की डिमांड बताई थी बेटे, कौन कौन सी बताओ जरा? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। ध्यान है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती थी? एक बायर की डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या होती थी? पूरी मार्केट की डिमांड। तो ये जो मैंने आपको आज पॉइंट करवाए हैं ए से लेके अदर फैक्टर वाले, मतलब अगर मैं आपसे मार्केट डिमांड की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द मार्केट डिमांड, तो पहले वाली क्लास में कितने पढ़े थे हमने? 5। और आज हमने कितने पढ़े? 5। तो 10 के 10 मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, एक बंदे की डिमांड इफेक्ट होगी तो मार्केट डिमांड तो अपने आप इफेक्ट हुई कि नहीं हुई? बंदों की डिमांड से तो मार्केट डिमांड बनी है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, तो कौन से हैं बेटे? सारे, जितने भी पढ़े हमने। और अगर इंडिविजुअल डिमांड वाले पढ़े तो जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन तक, आज जो पढ़े हैं ये सिर्फ किसके हैं? मार्केट के हैं, ये इंडिविजुअल वाले नहीं है। तो मार्केट डिमांड के ज्यादा डिटर्मिनेंट है कि इंडिविजुअल के? मार्केट वाले कौन से हैं? सारे। और इंडिविजुअल वाले कौन से हैं? जो सिर्फ कल पढ़े थे वो। जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन,
इससे इंडिविजुअल डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मार्केट की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। समझ गए बेटे? तो मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं? 1 to 10 सारे, और इंडिविजुअल के कौन से हैं? 1 to 5 वाले हैं। डन है? आगे चलो बेटे। अब एक बार बेटे ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, इसको एक बार रीड कर लो, 10 के 10 बातें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है सर को डाउट है, आपने कराया बट हमें समझ नहीं आया, तो एक बार क्लियर भी कर लो बेटे। चलिए बेटे, डिमांड फंक्शन, ये सिर्फ एक ही नंबर का क्वेश्चन छोटा सा बनेगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं बनेगी। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, फंक्शन का मतलब क्या होता है। डिमांड फंक्शन की बात नहीं हो रही। फंक्शन इज ए सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं बोलूं, यहां मैंने लिखा देखो, क्वांटिटी मतलब ये डिमांड है, इज फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? प्राइस ऑफ एक्स, मतलब गुड्स का प्राइस क्या है, इनकम कितनी है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस कितना है, और भी सारी बातें जो हमने पढ़ी। यानी ये जो डिमांड है ये इन सारी बातों पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर ये बदलेंगी तो डिमांड भी बदलेंगे नहीं बदलेंगे? तो बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसके अंदर? डिमांड। डिमांड डिपेंड करती है इन सारी बातों के ऊपर, और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसी का नाम क्या है? डिमांड फंक्शन। तो क्या कहता है? डिमांड फंक्शन रिलेशन, सॉरी फंक्शन रिलेशन होता है किसके बीच में? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने से क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता है। तो डिमांड फंक्शन क्या बताता है बेटे? रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। यानी अगर डिमांड के डिटर्मिनेंट्स चेंज होंगे तो क्या होगा बेटे? डिमांड के डिटर्मिनेंट्स चेंज होंगे तो क्या होगा? डिमांड चेंज हो जाएगी। तो अगर बहुत ही सिंपल सा लिखना चाहो तो क्या लिख लेना ऊपर? रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट, यही होता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के ऊपर लिख लेना रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट चेंज होंगे तो क्या होगा? तो डिमांड चेंज हो जाएगी बेटे। इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है कि इसके चेंज होने से ये चेंज होगा। बस यही यही लाइन करनी है बेटे। डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, डिमांड कौन है? डिपेंडेंट, और इसके डिटर्मिनेंट क्या है? इंडिपेंडेंट। बस इतनी सी लाइन करना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है डिमांड फंक्शन में। नीचे का सब हटा देना बेटे। ये चलो बेटे आगे। क्या मतलब है डिमांड फंक्शन का बताना? किसका रिलेशन? डिमांड और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिमांड में चेंज होने से, सॉरी डिटर्मिनेंट में चेंज होने से डिमांड में
कैसा चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। अब लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, बड़े ध्यान से सीखने की बात है बेटे। देखो, लो ऑफ डिमांड क्या कहता है बेटे, अदर थिंग्स, ये वाली बात चाहे बुक में नोट कर लेना, चाहे वो नोटबुक में नोट कर लेना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने कितने डिटरमिनेंट बताए हैं बेटे, लगभग 10। पहला पहला क्या था, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी 9 बातें सेम है। ये अदर थिंग का मतलब बाकी 9 बातें। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या, प्राइस को छोड़ के डिमांड के बाकी सारे डिटरमिनेंट्स, ये अदर थिंग्स होती है। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होती है, कम, और प्राइस कम होने से डिमांड क्या होती है, ज्यादा। यही लो ऑफ डिमांड है। आप लो ऑफ डिमांड को कभी ऐसा नहीं बोल सकते, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगी। जब तक अदर थिंग्स बीइंग इक्वल नहीं बोलोगे, ये लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। मान लो आपकी इनकम पहले 10,000 रुपए थी और अब आपकी इनकम महीने की 5 लाख हो गई, तो बेसिक गुड्स महंगी होगी होंगी, फिर भी आप क्या कर सकते हो, डिमांड कम ना करो। प्राइस बढ़ा लेकिन अपनी डिमांड कम नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि पैसा बहुत आ गया पहले के मुकाबले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटे। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, ये रूल कब एप्लीकेबल होता है, जब बाकी सारी बातें सेम रहें जैसे पहले थी, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। समझे कि नहीं समझे, डन है बेटे। बस यही था लो ऑफ डिमांड, और क्या ही है। यहां से आप चाहो तो थोड़ा अंडरलाइन कर सकते हो। The law of demand states that other things being equal, when the price of a goods rise, the quantity demanded of the good will fall. समझ के, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या बताया था बेटे, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये लिखे भी हुए देखो इसने, अदर थिंग्स विच आर जिन पे भी कांस्टेंट, कौन से होते हैं वो, प्राइस ऑफ लिटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये हमने पढ़े हैं सारे अभी। ये सारी बाकी सारी बातें कांस्टेंट मानी जाती हैं। इफ दीज फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड आल्सो अंडरगो ए चेंज, तो इनवर्स प्राइस रिलेशनशिप जो है ना, वो फिर होल्ड गुड नहीं, वो सही मतलब वैलिड नहीं होगी। जैसे मान लो कोई चीज की शॉर्टेज होने वाली है, हमें लग रहा है फ्यूचर में मिलेगी नहीं, तो अभी महंगी होगी तो भी क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, तो लो ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ वहां पे। तो लो ऑफ डिमांड खाली कब एप्लीकेबल होगा, जब बाकी सारी बातें आप कैसे मान के चलोगे, कांस्टेंट मान के चलोगे। आ रही है बात समझ में क्या। तो बेटे इस वाले टॉपिक में से, लो ऑफ डिमांड में से, बस अगर आप ये लिख लोगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसी में सारी बातें, जो बातें लिखी हुई हैं, कि बाकी सारी बातों को हमने क्या मान के चलना है, कांस्टेंट, और प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। आई बात समझ में क्या। अब जो एक बात समझने की है, जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होता प्लस 1 प्लस 2, या थोड़ा कम पढ़ा होता है, अगर मैं ऐसे बोलूं डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होएगा, डिमांड कम होएगी तो प्राइस बढ़ेगा, ये गलत है बेटे। आप बोलोगे सर अभी तो यही सिखाया था, सीधी यही बात है बेटे, ये सही क्या गलत है। देखो ध्यान से समझना, जब हम लो ऑफ डिमांड की बात करते हैं, जब इसकी बात कर रहा हूं तो मैं क्या पढ़ रहा हूं,
इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड, ये पढ़ रहे हैं बेटे। पहले क्या चेंज हुआ? प्राइस, उसका इफेक्ट किस पे आया? डिमांड पे, ना कि डिमांड चेंज होने का इफेक्ट प्राइस पे पड़ते हैं। लो ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा जाता है? प्राइस के चेंज होने का डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा, ये पढ़ा जाता है। आ रही है बात समझ में? ये रिलेशन जो डिमांड वाला, अगर मैं आपसे बोलूं, ये हालांकि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, अगर मैं बोलूं इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस, अगर मैं पढ़ूं, मतलब अगर डिमांड बढ़ेगी तो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, किसी की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा ना उसमें तो भाई, और जिसकी डिमांड नहीं है तो ये क्या, ये लो ऑफ डिमांड है क्या? नहीं सर, ये लो ऑफ डिमांड नहीं है। लो ऑफ डिमांड में तो क्या होता है? प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे बताया जाता है, डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे नहीं बताते। डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, डिमांड बढ़ती है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। वो समझे कि नहीं समझे? तो जब हम लोग बात करेंगे लो ऑफ डिमांड की, तो मैं किसका इफेक्ट बता रहा हूं बेटे? प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे बता रहा हूं। कर लोगे इसको, समझ आ गई बात ये? तो कुछ कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये बात कवर हो जाएगी जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे मार्केट वाला, वहां सब सिखा दूंगा। डिमांड शेड्यूल कवर है बेटे, डिमांड कर्व मैंने करा दिया था आपको, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया था, मार्केट डिमांड कर्व हो गया था बेटे। ओके, अब बात आती है कि लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल क्यों होता है, क्या कारण है कि प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा होती है? या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई मोर इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस। प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा क्यों होती है, क्या कारण है बेटे इसका? आपको मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी फर्स्ट क्लास में, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ध्यान है? अब वही वाली बात कवर होगी यहां पे। देखो, प्राइस इफेक्ट, क्या मतलब है बेटे प्राइस इफेक्ट का? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कैसा चेंज आ रहा है? तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जनरली क्या होती है? कम। लो ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये रिलेशन बताया था मैंने आपको। तो प्राइस इफेक्ट which indicates the way the consumers purchase of good exchange when its price change। तो प्राइस इफेक्ट क्या कह रहा है? सम है, किसका सम है बेटे? सब्स्टिट्यूशन का और इनकम का। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुई, क्यों हुई? दो बातों से होगी। पहला देखो, मान लो एक कोई गुड एक्स है, इसका प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। तो लोग क्या करेंगे, इसका कोई और कोई सब्स्टिट्यूट होगा उसको ढूंढेंगे क्या? ये चीज महंगी होगी, और क्या ऑप्शन है भाई, ये क्या ला सकते हैं? तो इसको छोड़ के इसके सस्ते वाले सब्स्टिट्यूट को यूज करना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे बेटे? यही बात है ना। जब कोई बहुत महंगी चीज हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, बोले इसको छोड़ो भाई और देखो क्या ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो इफेक्ट आता है इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्या है, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जब कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो लोग उसको कहां कहां यूज करने लगेंगे? उसके जो महंगे सब्स्टिट्यूट उसकी जगह पे। कैसे भी बात कर लो, चाहे ये अगर गुड एक्स सस्ती हो गई तो मैं क्या करूंगा, जो जो दूसरे ऑप्शन थे जहां महंगा पड़ता था कोई और चीज, उस वहां लगा देंगे इसको हम लोग।
तो हिक्स एंड एलन हैव एक्सप्लेन द लॉ इन टर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, ये अंडरलाइन करना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्क्राइब द चेंज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट व्हेन इट्स रिलेटिव प्राइस चेंजेस। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे चीज के कंपैरिजन में प्राइस का कम होना। जैसे मैं बोलूं फ्रूटी और माजा, दो चीजें थी, दोनों 100-100 रुपए की हैं, ये 90 की हो गई बेटे। तो अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलेगा, माजा की जगह फ्रूटी को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इसलिए फ्रूटी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल, मैंने फ्रूटी का एग्जांपल लिया है, तो प्राइस रेशियो बिटवीन आइटम चेंज एंड इट बिकम रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटी, तो ये दूसरे के मुकाबले सस्ती होगी कि नहीं होगी, इसलिए हमने क्या करना शुरू कर दिया, फ्रूटी को यूज करना शुरू कर दिया। माजा वाले लोग भी कहां शिफ्ट हो गए, फ्रूटी पे शिफ्ट हो गए। तो एज्यूमिंग दैट द प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, इट इंड्यूसेस कस्टमर्स to substitute the commodity whose price has fallen for other commodities which have now become relatively expensive। तो सिंपल सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है बेटे, जब कोई हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा क्यों होती है, ये टॉपिक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या दी है बुक में कि जब कोई गुड्स सस्ती हो जाएगी, उसका प्राइस गिर जाएगा, तो बाकी चीजों के मुकाबले में वो क्या हो गई, सस्ती। तो जो महंगी चीजें हैं उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी का नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। आ रही है बात समझ में क्या, बताओ बेटे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हुआ, जब कोई गुड सस्ती होगी तो हम उसके जो महंगे सब्स्टिट्यूट हैं उसके जगह पे सस्ते वाली चीज को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी का नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा क्यों हुई, एक कारण तो ये हो गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और अलग से क्वेश्चन बन सकता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा कब, जब गुड्स क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे जूते और चप्पल क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं क्या, सब्स्टिट्यूट हैं, हैं। मैं ऑफिस में आता हूं तो मैंने कई बार जूते डाल लिया, कई बार मैंने चप्पल डाल ली, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ये नहीं तो दूसरे से काम चल जाएगा। शादी में जाना है तो जनरली हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी घर की चप्पल डाल के चले जाएंगे हम लोग। तो क्लोज सब्जेक्ट, जब फ्रूटी और माजा कैसे सब्स्टिट्यूट हैं, एक नहीं तो दूसरे से पक्का पक्का काम चल सकता है, बिल्कुल एकदम। तो जितने ज्यादा क्लोज होंगे चेंज करना उतना आसान होगा कि नहीं होगा बेटे, ये आपको वर्ड समझ में आ रहा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या मतलब है बेटे इसका, बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं, बहुत आसानी से बदल सकते हैं। दूसरा, लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल महंगा हो गया तो मैं सोच रहा हूं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आता हूं तो ठीक पड़ेगा। सही डिसीजन है, गलत, सही है। लेकिन अभी गाड़ी खरीदी थी भाई, उसके पैसे लगाए थे, अब उसको बेचूंगा, पहले बेचूंगा तो वो कॉस्ट उसकी मेरी पैसे टूट गए, और फिर नई गाड़ी लाऊंगा तो और पैसे भी लगेंगे। तो ऐसा सब करने में मेरे 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो मैं गाड़ी बदल लूं क्या, 25 लाख का पेट्रोल बचाना है मेरे को, कितने सालों में डलेगा 25 लाख का पेट्रोल मेरा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा होता कि मेरे पास एक नई गाड़ी है और उसको एक्सचेंज करके कंपनी कहती है इलेक्ट्रिक ले जाओ, इसी वैल्यू की दे देंगे आपको, तो स्विच करने की कॉस्ट मेरी कैसी हो गई, कम, तो मैं सोच सकता हूं बदलने के लिए। तो एक देखो, फ्रूटी माजा में शिफ्ट होना तो कोई कॉस्ट तो है ही नहीं, लेकिन आप ये देखो, एक होता है कि मान लो आपके घर पे इलेक्ट्रिक जो मीटर लगा है, बिजली बोर्ड से आपके पास बिजली आती है, एक आप कहते हो कि हम सोलर लगा लेंगे, तो सोलर लगाने की कॉस्ट मान लो 20 लाख रुपए है, जितने आपकी कंजम्पशन है उसके लिए, तो आप क्या करोगे,
मुश्किल है, ऐसा नहीं कि एकदम से बदल देंगे, बोले चल रहा है तो चलने दो यार। समझ पा रहे हो? तो एक चीज से दूसरी चीज पे शिफ्ट होने में अगर आपका खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप शिफ्ट होने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हो कि नहीं भाई मुश्किल काम है ये तो थोड़ा। समझे कि नहीं समझे? और तीसरी बात, लोअर अनकन्वीनियंस व्हाइल स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर हम शिफ्ट होते हैं और उसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है तो भी हम शिफ्ट नहीं होते। जितना कन्वीनियंट होगा उतना इजी होता है सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है बेटे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, इस केस में तो आपसे ये पूछ सकता है ऐसा। समझ पा रहे हो? अब बताओ यहां से क्या दो बातें बनेंगी, क्या दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला मैं आपसे पूछूंगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, एक तो मैं आपसे ये पूछूंगा, और दूसरा क्या पूछूंगा बेटे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये किन बातों पे डिपेंड करता है। समझ गए बेटे? इसके बाद बात आती है रियल इनकम। दो तरह की इनकम होती है बेटे, एक होती है मनी इनकम और एक होती है बेटे रियल इनकम। इसका मतलब है इनकम इन टर्म ऑफ मनी, और इसका मतलब है इनकम इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरी इनकम है 100 रुपया, मेरी इनकम है 100 रुपए, ऐसा मैं मान लेता हूं एक बार। तो ये मैंने इनकम बताई किस फॉर्म में, मनी की फॉर्म में। एक एप्पल 20 रुपए का आता है, एक एप्पल 20 रुपए का आता है, तो मेरी इनकम 5 एप्पल हो गई क्या, ऐसा बोलूं क्या? ये अगर मैं मेरी इनकम खर्च कर दूंगा तो 5 एप्पल आ सकते हैं। तो अगर इनकम को गुड्स एंड सर्विस की फॉर्म में बताया जाए कि आप पैसा खर्च कर लोगे तो इससे जो गुड्स एंड सर्विस आप खरीद पाओगे वो इतनी आएंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इनकम बोलते हैं। क्या मतलब है रियल इनकम का, बताओ जरा। मेरी जो पास पैसे हैं उससे कितनी गुड्स एंड सर्विस आ जाएंगी। और मनी इनकम का मतलब इसमें गुड्स एंड सर्विस की बात नहीं, खाली क्या बात कर रहे हैं, पैसा कितना है। आ रही है बात समझ में बेटे? तो अगर मैं आपसे बात करूं लॉ ऑफ डिमांड वाली, जब किसी गुड्स का प्राइस कम होता है, नोट कर लेना, यहां कर देता हूं, प्राइस कम होगा तो रियल इनकम ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगा तो रियल इनकम कम होगी। ऐसा ही है क्या बेटे? एप्पल अगर 40 का हो जाएगा तो 2.5 एप्पल आएंगे ना सिर्फ। बात समझ में आ रही है? ओके, सुनो मेरे बच्चों, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इनकम 100 रुपए थी, एप्पल का प्राइस कितना बताया था मैंने आपको, 20 रुपया, तो रियल इनकम कितनी हुई, 5। अगर एप्पल का प्राइस 10 रुपए हो जाए तो रियल इनकम कितनी हो जाएगी, 10 एप्पल। यानी उतने ही पैसे से मैं क्या कर पाऊंगा, अब 5 की बजाय 10 एप्पल खरीद पाऊंगा अगर एप्पल का प्राइस कम हो गया है। अगर एप्पल 50 रुपए का हो जाए तो सर 2 ही एप्पल आएंगे। तो सीधी सीधी सी बात है सर, जब प्राइस गिरता है तो उतने ही पैसों से मैं क्या कर पाऊंगा, ज्यादा चीजें खरीद पाऊंगा, तो रियल इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ी। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो उतने पैसों से मैं कम चीजें खरीद पाऊंगा, तो रियल इनकम क्या हो गई, कम। तो ये इफेक्ट का नाम क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है। प्राइस में चेंज होने से रियल इनकम पे जो चेंज आता है ना, जो इफेक्ट आता है, उसी का नाम क्या है, इनकम इफेक्ट। हम इनकम इफेक्ट में मनी इनकम की बात नहीं कर रहे होते बेटे, हम किसकी बात कर रहे होते हैं,
रियल इनकम की बात कर रहे होते हैं। आ रही है बात समझ में क्या? तो इंक्रीज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम इज नोन एज इनकम इफेक्ट। ये पहली लाइन में लिखा है, देखो असली बात। डिमांड बढ़ गई क्योंकि रियल इनकम बढ़ गई, इसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं। When the price of a commodity falls, consumer can buy the same quantity of commodity with a lesser money, और he can buy more of the same commodity with the same amount of money। इसी को हम क्या बोलते हैं? रियल इनकम बढ़ गई है। बताओ बेटे, इनकम इफेक्ट में क्या बताओगे? सर, जब किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो हम सेम अमाउंट में पहले से ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। इसका मतलब हमारी रियल इनकम बढ़ गई है, इसलिए प्राइस कम होने पे डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटे? प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ती है, ये तो पढ़ रहे हैं ना। और मैंने क्या बताया आपको? प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि पहले जितनी चीजें आती थी मेरी इनकम में, अब उससे ज्यादा आएंगी कि नहीं आएंगी? क्योंकि प्राइस क्या हो गया? कम, इसलिए मैं ज्यादा खरीद रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? एक बालक 10 रुपए की टॉफी लेने जाता है। पहले 2 रुपए की एक टॉफी थी, तो 5 टॉफी मिलती थी उसको। अब टॉफी 1 रुपए की एक हो गई, तो 10 टॉफी मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा हो गई उसकी, क्योंकि उसको ज्यादा चीजें मिलने लग गई। तो दो इफेक्ट हुए बेटे, मेन बातें दो ही हैं। टॉपिक क्या चल रहा है? प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा क्यों होती है। एक तो क्या बोलोगे? सर, प्राइस कम होने से हम सस्ते वाली चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं महंगे वाली चीजों की जगह पे। इसका इफेक्ट क्या बताया था मैंने? क्या नाम बताया था इसका? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दूसरा मैंने क्या बताया? प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ती है, इसलिए हम ज्यादा खरीदते हैं। इसका नाम क्या बताया? इनकम। तो दो तरह से फर्क पड़ा, दोनों इफेक्ट को प्लस कर दो। जो टोटल इफेक्ट आया ना, वो प्राइस इफेक्ट है, कि प्राइस की वजह से इतना चेंज आया। जितना फर्क सब्स्टिट्यूशन से पड़ा वो, प्लस जितना फर्क इनकम इफेक्ट से पड़ा वो, दोनों इफेक्ट को प्लस कर दो, तो टोटल इफेक्ट निकल के आ जाएगा प्राइस में चेंज होने से कितना फर्क आया। क्वेश्चन समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो मैंने जो स्टेटमेंट आपको लिखवाई थी बेटे, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ आ रहा है आपको ये क्या चीज है? प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या बताया था? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया। कौन चला रहा है भाई? नहीं, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, ये क्या है? प्राइस इफेक्ट। और क्यों आता है बेटे? दो बातों से आता है। कौन कौन सी? एक सब्स्टिट्यूशन की वजह से, एक रियल इनकम की वजह से। दोनों का इफेक्ट प्लस कर देना तो प्राइस इफेक्ट बन जाता है। डन है बेटे? तो अभी जो टॉपिक हमने शुरू किया है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन तो यही वाला बन जाएगा बेटे, जो पहले मैंने आपको बता दिया था। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इफेक्ट का सम क्या होता है? प्राइस इफेक्ट। तो मैंने पहले ही लिखवा रखा है आपको। फिर ए वाले पॉइंट में क्वेश्चन क्या बन सकता है? मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। इनकम, अच्छा, और एक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये बनेगा। इनकम इफेक्ट में आपको पता होना चाहिए रियल इनकम क्या होती है। पहले तो इनकम इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्राइस के साथ इसका कैसा रिलेशन है? इनवर्स। प्राइस बढ़ेगा ये कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गए ज्यादा हो जाएगी। और इनकम इफेक्ट होता क्या है, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। समझे? दोनों का सम, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वही तो बात हो रही है। और क्या हो रही है?
नहीं, जो आएंगे तो मैं बता दूंगा। इसके बाद एक पॉइंट है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये थोड़ा अलग पॉइंट है। वो बच्चे जिन्हें यूटिलिटी वाला चैप्टर नहीं आता है उनके लिए थोड़ा थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। मैं थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। एक टर्म होती है यूटिलिटी। क्या मतलब होता है बेटे यूटिलिटी का? वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। या सिंपल समझो, अगर मैं किसी चीज को कंज्यूम करूंगा जो सेटिस्फेक्शन मुझे उससे मिलेगी उसे मैं यूटिलिटी कह रहा हूं। जैसे मैंने एक रसगुल्ला खाया, बहुत मजा आया, वो मजा ही यूटिलिटी है। उस मजे का नाम ही यूटिलिटी लिख रहे हैं। और यूटिलिटी का रूल ये होता है, जब हम किसी कमोडिटी को एक ही समय में लगातार कंज्यूम करेंगे तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है। जैसे मान लो आपने एक बर्गर खाया, उसके बाद अगर सेकंड बर्गर खाएंगे तो मजा पहले वाले में ज्यादा तो दूसरे वाले में ज्यादा, क्योंकि तब भूख ज्यादा लगी थी। एक खाने के बाद थोड़ी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। तीसरा बर्गर खाएंगे तो और कम, और फोर्थ बर्गर खाएंगे तो और कम, फिफ्थ खाएंगे तो और कम। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती रहती है। ये बात समझ आ रही है सबको? कुछ समझ आ रहा है? पीयूष क्या बता रहा हूं बेटे? जैसे जैसे किसी गुड्स को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करेंगे हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है। और जिस चीज से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसके लिए ज्यादा पैसे देना चाहूंगा कि कम पैसे देना चाहूंगा? कम पैसे देना चाहूंगा ना भाई। ज्यादा क्यों देना चाहूंगा? जब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही तो खरीदूंगा क्या उस चीज को मैं? अब समझो, आप मार्केट में गए हो, आपने एक प्लेट दही बल्ले की खरीदी और एक प्लेट दही बल्ले में मान लो उसने दो दही बल्ले, दो भल्ले दिए, दही दिया, पापड़ी दी, वो खा लिया। तो अगर आप इंसान हैं तो एक दही बल्ला की प्लेट खाने के बाद थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, भूख शांत हो जाती है। ठीक है, जो इंसान नहीं शायद उनकी ना भी हो। तो अब मान लो वो कहता है कि एक प्लेट दही बल्ला 100 रुपए का है। आपने एक प्लेट दही बल्ला खाया, पेट लगभग लगभग भर गया, तो क्या आप एक प्लेट और खरीदते हैं 100 रुपए में? लेकिन वो बोले कि एक प्लेट खाने के बाद दूसरी प्लेट मात्र 20 रुपए में मिलेगी, फिर सोच सकते हैं क्या लेने के लिए? थोड़ी भूख तो बची थी, 20 ही लगेंगे, कोई बात नहीं ले लेते हैं। तो सेकंड वाले में यूटिलिटी कम थी। जब 100 की मिली तो तुमने बोला ना मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन वही चीज 20 में मिली तो हम खरीदने के लिए तैयार हो गए। यही बात है कि नहीं है? तो जब यूटिलिटी कम मिल रही होती है तो हम कम पैसे में खरीदने के लिए तैयार होते हैं बेटे। तो प्राइस जब किसी गुड्स का कम होगा, मैंने किसी गुड्स को कंज्यूम किया, अब प्राइस कम हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? खरीद सकता हूं नहीं खरीद सकता? तो एक कारण ये भी होता है। बट इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से बातें हम कौन से चैप्टर में करेंगे? जब डिमांड खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, वहां इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें होंगी। तो अपने आप की चीजें फिर वहां पे आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां लिखा ना, ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स प्राइस इक्वलाइज। अब कुछ कुछ लोगों को तो ये समझ नहीं आ रहा होगा सर ये क्या इक्वेशन है, कैसे है, लेकिन जब यूटिलिटी का चैप्टर करवाऊंगा तो अपने आप के समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस क्या समझ के चल लो, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो कब खरीदूंगा? जब पैसे कम होंगे। तो पैसे कम लगते हैं तो मैं ज्यादा चीजें खरीद लेता हूं, बस इतनी सी बात। डिटेल में इसको थोड़ा सा हम यूटिलिटी वाले चैप्टर में ही सीखेंगे बेटे। क्या अभी इसके बारे में बात ही मत करो बेटे, ये पूरी बातें हम यूटिलिटी वाले चैप्टर में डिटेल से करेंगे। बहुत समय लगा के तसल्ली से समझाऊंगा बिल्कुल एकदम।
अभी के लिए तो बस ऐसा मान लो, ज्यादा कंजम्पशन पे यूटिलिटी कैसी मिलती है, कम, तो कम पैसे लगेंगे तभी खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा, तो कम पैसे में ज्यादा खरीद देता हूं, बस एक बार के लिए इतनी बात को समझ लो। फिर पॉइंट आता है बेटे, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, ये कह रहा है जब किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो जो लोग पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब क्या होगा, वो भी अफोर्ड कर पाएंगे, तो नंबर ऑफ बायर क्या हो जाएंगे, ज्यादा, तो डिमांड कैसी हो जाएगी, ज्यादा। टॉपिक क्या चल रहा है, प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा क्यों होती है। तो मैं क्या सिखा रहा हूं बेटे आपको, जब प्राइस कम होगा तो जो लोग पहले नहीं खरीद पाते थे, जैसे अगर मैं बात करूं, आम आना किस सीजन में स्टार्ट होता है, लगभग कौन से महीने में, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो अप्रैल, मई, मार्च में आता है, मार्च में थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट होता है, बट उस टाइम पे भाव थोड़ा ज्यादा होता है, 300-400 रुपए किलो का भाव होता है। तो 400 रुपए किलो का भाव जब होगा तो सब कंज्यूमर अफोर्ड कर पाएंगे क्या, और अब भाव हो गया मान लो 60-70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, तो ज्यादा कंज्यूमर अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो प्राइस कम होने से न्यू कंज्यूमर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्या पॉइंट पढ़ोगे बेटे इसके अंदर, जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब इसे अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए भी डिमांड बढ़ती है। आपको बेटे क्लास से बाहर जाना है हिमांशी, बहुत देर से बात करो बेटे, मैं देख रहा हूं। नंबर 4, डिफरेंट यूजेस। असली पॉइंट शुरू वाले हैं बेटे दो, कौन से वाले, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, बाद वाले थोड़े ऐसे कम इंपॉर्टेंट है। जैसे अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, चलो एग्जाम में तो आ सकता है बट ऐसे समझाने वाली ज्यादा बात नहीं है, इसमें तो सिंपल बात थी, जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब अफोर्ड कर पाएंगे। डिफरेंट यूजेस मतलब एक ही गुड्स के अगर बहुत सारे यूज हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर चाय पत्ती सस्ती हो जाए तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्या ही कर लोगे ज्यादा चाय पत्ती खरीद के, समझ पा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि पहले हम 4 चाय पीते थे हम 20 पियेंगे, या पहले 1 चम्मच डालते थे 4 चम्मच डाल लेंगे, वो तो जो क्वांटिटी यूज होनी है उसी में होनी है, समझ पा रहे मेरी बात को। लेकिन अगर दूध सस्ता हो जाए तो डिमांड बढ़ सकती है क्या, क्योंकि उसके मल्टीपल यूज हैं, उसको सब जगह यूज करना हम स्टार्ट कर देंगे सस्ता होगा तो, समझे कि नहीं समझे बेटे। तो जिस चीज के डिफरेंट यूजेज होते हैं अगर उसका प्राइस कम होता है तो हम क्या करते हैं, सब जगह उसका यूज बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए भी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैनी कमोडिटीज हैव मल्टीपल यूजेज, व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी आर हाई दे विल बी पुट टू लिमिटेड यूज ओनली, तो उनको सिर्फ मेन मेन यूज में लेके आएंगे अगर महंगी होंगी तो, और सस्ती होंगी तो क्या करूंगा बेटे, सस्ती होंगी तो क्या करूंगा, फिर सब जगह यूज करना उसको स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए भी डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो ये भी टॉपिक आपका फिनिश हो गया बेटे। मतलब लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों अप्लाई होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का थर्ड पॉइंट बता दूं, अभी बता रहा हूं बेटे। कौन सा बेटे, ये वाला लोअर इनकन्वीनियंस वाला, ये वाला लोअर इनकन्वीनियंस होगा। इनकन्वीनियंस होता क्या है, परेशानी। तो अगर आपको स्विच करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, नहीं करेंगे ना, और अगर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो स्विच कर लेंगे, बस वही तो पॉइंट है कि अगर लोअर इनकन्वीनियंस है स्विच करने में
तो स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन होगा, कर देंगे हम शिफ्ट। बेटे कोई डाउट आपको लग रहा है, देख लो जितना टॉपिक मैंने करा दिया आपको तो। डन है बेटे। अब एक वो जो तुम्हारी नोटबुक में लिखा था वो निकाल लो और नोट करेंगे बेटे, बुक में नहीं, नोटबुक में। देखो एक कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड, और एक कंसेप्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और एक्सटेंशन ओब्लिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और यहां लिखना इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज इन डिमांड। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। लिख लिया बेटे? इसमें यहां स्टार बना के लिख लेना, ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और यहां लिखिएगा स्टार बना के, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। एक बार लिख लो, फिर अभी पूरा समझाऊंगा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी बेटे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं पहले सिर्फ इस टॉपिक के बारे में, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बात करूंगा, बाकी नाम अपने आप समझ में आ जाएंगे। फिर देखो, मैंने जब इधर लिखा, हालांकि मैंने यहां पे कितने कितने नाम लिखे हैं, तीन तीन नाम लिखे बेटे। अगर हम इसको देखें तो एक दो तीन नाम लिखे ना, ये एक ही चीज के तीन नाम है, कुछ अलग नहीं है, ये तीनों का मतलब सेम ही है। लेकिन हम शुरू इससे करेंगे। देखो, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और किसकी वजह से हो रहा है बेटे? ऑन प्राइस की वजह से। तो एक्सटेंशन मतलब डिमांड बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। तो
अगर मैं आपसे बात करूं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की, तो मुझे बताओ प्राइस कैसा चेंज हुआ होगा जिससे डिमांड एक्सटेंड हुई होगी? प्राइस कम हुआ होगा ना, तभी तो डिमांड क्या हुई है, एक्सटेंड हो गई हमारी। तो मान लो पहले प्राइस 10 था, क्वांटिटी 100 थी, प्राइस 8 हो गया बेटे, और क्वांटिटी मान लो कितनी हो गई, 120 हो गई। तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी क्या? तो आप इसको बोलते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और अगर मैं आपसे बात करूं इंक्रीज इन डिमांड, तो प्राइस 10 है, क्वांटिटी 100 है, प्राइस 10 ही है बट क्वांटिटी 120 हो गई। तो ये नाम क्या होगा बेटे, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस कैसा है, पहले का जितना, लेकिन डिमांड क्या हो गई, ज्यादा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दे देगा, एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से नॉर्मल गुड्स की डिमांड उसने बढ़ा दी। ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है कि इंक्रीज इन डिमांड है? क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हुआ है, ना कि प्राइस चेंज हुआ है। और बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बच्चों को क्या लगता है डिमांड बढ़ गई मतलब इंक्रीज बढ़ लिखा, इस पर टिक कर दो। एक्सपेंशन का मतलब भी बढ़ना है, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना है, बट एक्सपेंशन किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से होगा, ऑन प्राइस की वजह से होगा, और इंक्रीज अदर फैक्टर की वजह से होगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं बेटे, मान लो ये पहले प्राइस था और ये क्वांटिटी थी, ऐसे था। अब प्राइस मैंने क्या कर दिया बेटे, कम, प्राइस कम किया, क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा। ये P1 Q1, अगर मैं इसको मिला दूंगा बेटे ऐसे, तो जो पॉइंट था मेरा यहां था ना पहले, ये पॉइंट कहां मूव कर गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की ओर मूव हो जाएगा। ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का डायग्राम है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बेटे इंक्रीज इन डिमांड के बारे में, तो कैसे डायग्राम बनेगा, ये पहले प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये मेरा डिमांड कर्व है। अब क्या हो रहा है बेटे, प्राइस कैसा, सेम, क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा। सेम प्राइस पे क्वांटिटी ज्यादा हो गई बेटे, तो नया डिमांड कर्व D1 बनेगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो जो मैंने ऊपर नाम लिखे थे बेटे, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, समझ आ रहा है तीसरा नाम क्यों लिखा था? क्योंकि इंक्रीज के केस में क्या होगा, पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा, नया बन जाएगा। जबकि एक्सटेंशन के केस में क्या होगा, डिमांड कर्व सेम रहता है, सिर्फ पॉइंट की मूवमेंट होती है। ये वाला नाम समझ आ रहा है बेटे, देखो अभी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट यहां से कहां आ गया, इधर, बस। और शिफ्ट क्यों लिखा था यहां पे, पूरा कर्व भी शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? और जब कोई भी चीज बढ़ेगी ना, वो हमेशा राइट में शिफ्ट होती है बेटे। एक्सपेंशन में पॉइंट कहां गया बताओ, राइट में शिफ्ट होना, राइट हैंड की तरफ। और इंक्रीज में डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हुआ, राइट हैंड में ही शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। समझे? उसके बाद बेटे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस 10 था, क्वांटिटी 100 थी,
प्राइस 12 हो गया, क्वांटिटी 80 हो गई। तो प्राइस बढ़ने से बेटे ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब मैंने बोला प्राइस हो गया इंक्रीज, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहां से जो पॉइंट था बेटे वो कहां मूव कर गया, देखो लेफ्ट में मूव हो गया ना पॉइंट। तो अगर प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो जाती है तो इसका नाम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आगे समझ बेटे। और यहां पे बेटे डिक्रीज इन डिमांड, चलिए डेटा लिख लेते हैं। मान लो प्राइस 10 है, क्वांटिटी 100 है। प्राइस 10 ही है, क्वांटिटी 80 हो गई, क्या कारण हो सकता है, इनकम चेंज होगी होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया होगा, कोई भी बात हो सकती है, अदर फैक्टर। तो बेटे ये प्राइस, ये क्वांटिटी थी पहले, ये डिमांड कर्व था। अब क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी बेटे। तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटे, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा, जब डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होता है, तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। और डिमांड इंक्रीज होती है तो कहां शिफ्ट होता है, राइट में शिफ्ट होता है। पॉइंट भी कहां मूव करेगा, लेफ्ट में और राइट में मूव करेगा बेटे। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पॉइंट लेफ्ट में मूव करेगा, एक्सटेंशन होगा तो राइट में। राइट का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, लेफ्ट से राइट में आ रहा है। बना लो बेटे इसको। डन है। तो बेटे देखो, जो शुरू में हमने नाम लिखा था चेंज इन डिमांड, ये मैंने ना उल्टा लिख दिया है बेटे, शुरू वाला नाम, इसको ठीक करो। इसका नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसका नाम चेंज इन डिमांड होगा बेटे, ठीक कर लेना इसको। एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन किसकी वजह से होगा, ऑन प्राइस, इंक्रीज डिक्रीज अदर फैक्टर की वजह से। मूवमेंट क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है, कर्व सेम है, उसी पे पॉइंट मूव कर रहा है। और जो शिफ्ट है बेटे, वहां पूरा डिमांड कर्व भी क्या हो जाएगा, अदर फैक्टर की वजह से चेंज हुआ तो पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। बात समझ में आ रही है, एक बार इसको पढ़ लेना, फिर जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो मॉड्यूल से एक बार मैं आपको पूरा रीड करवाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चीजें हैं। वैसे तो मॉड्यूल से पढ़ने की जरूरत है नहीं, लगभग सारी बातें मैंने बता दी हैं, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी एक बार इसको मॉड्यूल से रीड तो कर ही लेंगे हम लोग।
ठीक है बच्चों, डन।